गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि जो अमाउंट ऑफ, जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया है वो बताया है कि वाई द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डू नॉट गेट डबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two individual, male and the female of the same species involved। तो जो मेल होते हैं तो मेल गैमेट फॉर्म करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल जो होती हैं वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं और ये गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये दोनों फ्यूज होता है। जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं दैट ऑफ पेरेंट। मतलब यदि यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे 46 तो यहाँ पे 23 होंगे। तो जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो फ्यूज होकर जो स्ट्रक्चर बनता है सो दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो 23 इधर से, 23 इधर से, तो ये हो गया 46। तो अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जितना एक इंडिविजुअल में है उतने ही रहेंगे या डबल हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे। तो इससे ये क्लियरली प्रूव होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कभी भी डबल नहीं होता है। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था और अभी बताया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? गैमेट्स तो इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, तो मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म। मेल गैमेट को कहते हैं स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं ओवा, ठीक है। तो जो स्पर्म है, मैंने पहले भी आपको कहा है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल करने का मतलब होता है मूवेबल, जो मूव करने की जिसके अंदर एबिलिटी हो। और जो ओवा होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब इसके अंदर मूव करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एग है, ये क्या है? एग है और एग के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये हैप्लॉइड है, मतलब हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन कर रहा है। अब जो स्पर्म होता है तो स्पर्म के अंदर एक टेल होता है। क्या होता है? एक टेल। तो टेल जो होता है वो वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करने के कारण ये टेल जो होता है ये मूव करता है एंड ये मूव करते हुए कहाँ तक पहुँचता है? एग तक। तो ये स्पर्म है और ये मूव करता हुआ एग के पास आता है। और जैसे मान लीजिए ये एग है तो स्पर्म यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। जब स्पर्म एग के पास आ जाता है, ये एग है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म जैसे ही एग के पास आता है, यदि ये स्पर्म उसी स्पीसीज का है जिस स्पीसीज का ये एग है, तब ये एग का वॉल रप्चर होगा। यदि ये एग किसी और स्पीसीज का है और ये स्पर्म किसी और स्पीसीज का है तो ये वॉल रप्चर नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि दोनों सेम स्पीसीज के हैं तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एग है और ये आपका स्पर्म था, तो ये रप्चर हुआ, यहाँ पर ये रप्चर हो गया, तो इसका न्यूक्लियस एग के अंदर आ गया। केवल स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर आता है और कुछ भी नहीं। जैसे ही एग के अंदर इसका न्यूक्लियस एंटर किया तो वो वॉल जो रप्चर हुआ था वो फिर से अपने आप फॉर्म हो जाएगा। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस हुआ, ये आपका एग का न्यूक्लियस हुआ। दोनों, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज हो जाएगा, एन मिलकर बन जाएगा 2n। जब ये दोनों का फ्यूजन हुआ तो ये बन गए जाइगोट। और जो स्पर्म
यहाँ पर आया था, जो स्पर्म आया था, तो वो उसके जो न्यूक्लियस निकल गया, उसके बाद जितने भी पार्ट बचे वो सब डीजेनरेट कर जाएगा। वो सब क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। अब सवाल एक चीज़ और उठता है, मान लीजिए कि जो स्पर्म रिलीज होता है वो 1 और 2 रिलीज नहीं होता है, वो मिलियंस में रिलीज होते हैं। तो जब ये एक स्पर्म आया तो इसके पीछे पीछे और भी तो स्पर्म आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पर्म और आ गया, एक स्पर्म और आ गया, तो क्या ये भी इसको फ्यूज कर देगा? नहीं। जैसे ही एक स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर किया, इसके वॉल जो होते हैं ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। इवन उसी स्पीसीज का स्पर्म क्यों ना हो, यदि वो आएगा तो उसके बाद उसको भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके न्यूक्लियस अंदर एंटर करे। ठीक है, तो बस एक स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ एंटर किया और ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन गया, और इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। और यही जाइगोट जो होता है वो एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। वो क्या करता है? एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से जाकर एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। आया समझ में कुछ? तो इस तरीके से जाके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई एनिमल हो जैसे गाय, कॉग, बफेलो, डॉग, कुछ भी हो, ठीक है, सभी के अंदर यही तरीका होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इनटू द एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन होता है। अब जो हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन बींग्स, लेकिन उसमें जाने से पहले एक वर्ड आएगा आपको, प्यूबर्टी। इसको समझना जरूरी है। यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में आपको मालूम है 2 तरह के सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। ठीक है, कॉमनली यही 2 सेक्स होते हैं। एक ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं, तो उनको नेगलेक्ट मान लेते हैं। मेनली मेल एंड फीमेल 2 सेक्स होते हैं। तो अब इनमें प्यूबर्टी क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई एक मेल या फीमेल फॉर्म हुआ, एक मेल चाइल्ड है, बॉय है या गर्ल है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड नहीं होता है, वो पहले धीरे धीरे डेवलप होता है और एक स्टेज आने के बाद उसके अंदर वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड होता है और उसके अंदर स्पर्म और ओवा फॉर्म होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेल है, तो एक छोटा बच्चा जैसे जन्म लिया तो 10-12 साल तक उसके बॉडी के अंदर स्पर्म फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, 12 साल 13 साल के बाद जाके स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता है उसके अंदर। ठीक है, तो जब स्पर्म फॉर्मेशन उसके अंदर शुरू होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए प्यूबर्टी, द स्टेज व्हेन द गैमेट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इनटू द इंडिविजुअल्स बॉडी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्यूबर्टी क्या है? द स्टेज in which the gametes start forming in the stage in which the gametes start forming in the body of individual. So that is called as what? Puberty. यदि हम एक मेल की बात करें तो मेल के अंदर 13 to 14, मतलब मेल कहने का मतलब बॉय से मतलब है। ठीक है, तो बॉय के अंदर 13 to 14 ईयर्स में प्यूबर्टी अटेन होता है। अब देखो, प्यूबर्टी अटेन मतलब गैमेट फॉर्म हुआ ना, तो उसके साथ क्या होगा? बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं जो उससे पहले नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इस मतलब ये जो गैमेट बनेंगे तो गैमेट के साथ सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन
प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इसका मतलब है कि 13-14 साल के पहले क्या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था बॉडी में? नहीं। तो आप देखना, बच्चा जब 12-13 साल तक का होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी एक जैसी होती है, लेकिन जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होगा, तो 13-14 साल के बाद जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होगा, तो बॉडी जो होता है, द बॉडी स्टार्ट बिकमिंग मस्कुलर, बॉडी स्टार्ट बिकमिंग मस्कुलर। तो बॉडी क्या होता है? मस्कुलर बनना शुरू होता है, तो मसल्स डेवलप होना शुरू होता है। अब जो फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, तो क्या उनके भी आफ्टर प्यूबर्टी मसल्स डेवलप होंगे? नहीं। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आना शुरू होता है वो प्यूबर्टी के बाद आता है, ठीक है। जहाँ पर मेल्स के अंदर बॉडी मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, बॉडी हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, चेंज इन वॉइस होना शुरू होता है। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which will be taking place after the attainment of puberty or not। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि what are the characteristics by which we can identify whether a person has attained or a boy has attained the puberty or not। तो सबसे पहली बात, the body start becoming muscular। तो जब मस्कुलर बनने लगा तो उसका मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने का मतलब है कि द इंडिविजुअल है अटेन द प्यूबर्टी और नॉट। इसके अलावा बॉडी हेयर्स, ठीक है, स्टार्ट डेवलपिंग, बियर्ड्स, माउस्टेचेस विल स्टार्ट कमिंग, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन दैट द टेस्टोस्टेरोन इज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टू द बॉडी एंड द पर्सन हैज अटेन द प्यूबर्टी और नॉट, ठीक है। इसके अलावा गैमेट्स जो हैं, गैमेट्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। गैमेट्स आर स्टार्ट फॉर्मिंग इन द बॉडी। तो ये सब चेंजेस बॉडी के अंदर होगा जब एक मेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगा या नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्यूबर्टी क्या होता है और कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, प्यूबर्टी इन गर्ल्स, फीमेल के अंदर। तो देखो, फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी अटेन होता है वो 10 से 12 साल के अंदर होता है ना, एवरेज। जो हम बात कर रहे हैं कि मेल्स में 13-14 में, गर्ल्स में 12-13 में, ठीक है। तो ये एवरेज की बात कर रहे हैं। ये जो प्यूबर्टी अटेन होता है इट टोटली डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट इन विच यू आर डेवलपिंग, ठीक है। लेकिन एवरेज जो होता है वो 10 से 12 साल में प्यूबर्टी अटेन होता है। तो मतलब प्यूबर्टी अटेन होने का मतलब है कि द फीमेल गैमेट्स स्टार्ट forming in the body of an individual or not। जो फीमेल इंडिविजुअल होंगी उनके बॉडी में फीमेल गैमेट कहने का मतलब क्या है? एग, ठीक है। तो एग प्रोड्यूस होता है और ये जो एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक सेक्सुअल साइकिल के अंदर फॉर्म होता है। किस चीज़ के अंदर फॉर्म होता है? सेक्सुअल साइकिल। और इस सेक्सुअल साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में, तो उनके अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग या एक ओवा प्रोड्यूस होगा, जबकि मेल्स के अंदर जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो मिलियंस में फॉर्म होते हैं। एक और डिफरेंस है, जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म जो बनता है वो प्यूबर्टी से लेकर टिल डेथ स्पर्म बनते रहता है। लेकिन फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर, फीमेल्स के अंदर जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हुआ तो एक स्पर्म होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन एट एज ऑफ 45 to 50, 45 से 50 में जाकर
जो एक का फॉर्मेशन होता है, एक का फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है। तो हम ये भी एक डिफरेंस में डाल सकते हैं कि इन फीमेल्स द एग फॉर्मेशन डू नॉट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है दैट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। फीमेल्स में एक जो फॉर्मेशन होता है दैट डू नॉट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। और एक सेक्सुअल साइकिल में कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं? एक एग। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 to 29 डेज का होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा उसमें एक एग प्रोड्यूस होगा बस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझना होगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्यूबर्टी में अटेन होने के बाद फीमेल्स में ऑब्जर्व होती हैं। सबसे पहला जो होता है उनमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बॉडी विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट फीमेल्स में होना शुरू हो जाएगा आफ्टर द प्यूबर्टी, सो द फीमेल हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर डाइट और नॉट, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा जो बॉडी स्किन होता है, बॉडी स्किन तो वो स्मूथ होने लगता है, ठीक है। जैसे मेल्स के अंदर बॉडी स्किन हार्ड होना शुरू होता है, लेकिन फीमेल में जस्ट रिवर्स होता है, बॉडी स्किन स्मूथ होना शुरू होता है। इसके अलावा जो आर्म्स पिट्स होते हैं वहाँ हेयर डेवलप होगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स विल स्टार्ट डेवलपिंग, ब्रेस्ट विल डेवलपिंग, मेमोरी ग्लैंड विल स्टार्ट डेवलपिंग। सो दीज आर सर्टेन चेंजेस। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle, starting of ova or egg. So all these things will start taking place into the female or not. तो ये चीज़ें होती हैं प्यूबर्टी, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। तो प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी में क्या क्या लक्षण मेल्स और फीमेल्स में दिखाई देती हैं, ये आप समझ में आ रहा है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमें बात करना है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि मेल्स और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, तो मेल और फीमेल जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको जानना है। अब जैसे मैंने आपको मेल की बात कहा, तो मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो दोनों को आपको पढ़ना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है ये अपने आप खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे आपने प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू होता है, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब जो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात क्लियर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन जो होता है दैट इज थ्रू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नॉट। अब इसमें थोड़ा एक बात समझिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो पूरे के पूरे सिस्टम है, तो सिस्टम में एक ऑर्गन इन्वॉल्व होगा या मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? दो भागों में। या तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। या तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा या वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। यदि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, सबसे पहले तो ये भी समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब होता है वो ऑर्गन जो गैमेट को फॉर्म करता हो और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता हो। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? ऑर्गन which produces gamete and sex hormone so that organ will be called as what? Primary sex organ। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
यदि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तभी एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। यदि सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गैमेट ही नहीं बनेगा और गैमेट से ही तो रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो जितने ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं एक्सेप्ट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, दे एक्चुअली डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर वो है टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं इसी में आपके मेल गैमेट स्पर्म बनते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें इसी में प्रोड्यूस होती हैं, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। इसके अलावा और जितने भी ऑर्गन, अभी जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊंगा और उसमें देखोगे वो सारे के सारे, इसको छोड़कर जितने और हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको आपने कितने में डिवाइड कर दिया, दो में, या तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे। प्राइमरी इज एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन। यदि ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, केवल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम कर रहा है, तो वो पेरेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा उसमें मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।